इस कहानी के शुरू में हमें एक 12 साल की मासूम बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एबिगेल है और इस टाइम बेले डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है। दूसरी तरफ किडनैपर्स का एक ग्रुप जो कि पैसों के एवज एक खतरनाक किडनैपिंग करने वाले होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करके एबिगेल अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि क्रिमिनल्स उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। उनमें से 3 उसके घर आने से पहले उसके कमरे में घुसकर छुप जाते हैं। जब वो घर आती है तो अपने फादर से फ़ोन पे बात कर रही होती है। थोड़ी देर में उसे एक आहट सुनाई देती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती कि अचानक एक किडनैपर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपने बचाव में उसे पेंसिल से घायल कर देती है। इतनी देर में एक और किडनैपर जल्दी से आकर उस पर काबू पा लेता है। जख्मी क्रिमिनल उसको मारने वाला ही होता है कि उसके एक और साथी आकर जल्दी से उसे इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सब उसे लेकर जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। बावजूद इसके कि कोई अलार्म बजा चुका होता है वो लोग वहाँ से सही सलामत भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो शहर के कैमरों से बचते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो किडनैपर्स का ग्रुप अपने लीडर लैम्बर्ट से मिलता है। लैम्बर्ट इन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो बच्ची के लिए कोई महफूज कमरा देख लें और उसके बाद वो कुछ रूल्स बनाता है जिसमें ये भी शामिल होता है कि वो लोग अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे और एबिगेल को अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। उनका प्लान होता है कि वो एबिगेल को 24 घंटों के लिए रखेंगे और तावान की सूरत में उसके अमीर बाप से $50 मिलियन लेंगे और बाद में 7-7 मिलियन डॉलर हर एक में तकसीम कर लिए जाएंगे। उसके बाद लैम्बर्ट उनके फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उन्हें उनके निक नेम्स बताता है, जोई, फ्रैंक, सैमी, डीन, पीटर और रिकल। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब वो सारे मुजरिम एक दूसरे के साथ बातों में और ड्रिंक करने में मसरूफ हो चुके हैं। जोई एबिगेल को चेक करने उसके कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। एबिगेल कहती है कि हथकड़ी उसको तकलीफ दे रही है तो जोई उसकी हथकड़ी खोलकर आगे की तरफ बंद कर देती है। वो जैसे ही एबिगेल की आंखों से पट्टी हटाती है तो एबिगेल रोना शुरू कर देती है और कहती है क्या वो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जिस पर जोई उससे वादा करती है कि वो किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। उसके बाद एबिगेल उससे पूछती है कि उसका कोई बच्चा है तो जिस पर जोई उसे बताती है कि उसका एक बेटा है और एबिगेल उसको जस्टिन का नाम देती है क्योंकि जोई उसे उसका असली नाम नहीं बता सकती। उसके बाद एबिगेल उसे बताती है कि उसके फादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्होंने इसे किडनैप करके गलती की है। जब जोई जाने लगती है तो एबिगेल उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे बहुत अफसोस है उस पर जो कि अब जोई के साथ होने वाला है। बाहर जाके जोई फ्रैंक से एबिगेल के फादर के बारे में पूछती है कि वो कौन है, लेकिन जिस पर वो जवाब देता है कि वो उन्हें नहीं जानता। फिक्रमंद होकर फ्रैंक एबिगेल से उसके फादर के बारे में पूछने जाता है और वो बताती है कि उसके फादर क्रिस्टोफ लजार हैं जो कि शहर का एक मशहूर बदमाश गुंडा है। अब फ्रैंक डर कर अपना इनाम बाकी ग्रुप मेट्स को आपस में तकसीम करने का मशवरा देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बाकी सब ग्रुप मेंबर्स उसे रोककर इस तरह जाने की वजह पूछते हैं, जिस पर फ्रैंक उन्हें बताता है कि वो लोग पूरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि वो बच्ची क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। और मजीद वो ये भी बताता है कि अपने पुलिस में होने के जमाने में इसने लजार के खिलाफ एक केस लड़ा था जिसमें इसके 4 लोग मारे गए थे जिन्हें लजार के हिटमैन मॉल्डीज ने मारा था। बाकी टीममेट कहते हैं कि लजार का होना सिर्फ एक मिथ है, जबकि फ्रैंक इस बात पर इंसिस्ट करता है कि लजार हकीकत में है और कोई नहीं जानता कि वो कितना ताकतवर है। जोई सजेस्ट करती है कि वो एबिगेल को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और बाहर जाके एक नामालूम कॉल करके उसके फादर को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन जिस पे फ्रैंक कहता है कि वो बच्ची उसे देख चुकी है तो वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जोई ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी थी। जोई जवाब देती है कि सिर्फ जोई को ही उस कमरे में जाने की इजाजत थी। पीटर मशवरा देता है कि वो एबिगेल को मार देते हैं, जिस पर डीन कहता है कि $50 मिलियन एक बड़ी रकम है और सिर्फ 24 घंटों की बात है तो वो ये रिस्क ले सकते हैं। अब वो सब मिलकर तय करते हैं कि वो हवेली की हिफाजत करेंगे ताकि लजार का हिटमैन मॉल्डीज अंदर न आ सके। पहली बारी रिकल और जोई की होती है पहरा देने की। अभी तक इनके पास 22 घंटे बाकी थे जिसमें इन्हें घर की हिफाजत करनी थी। घर का पहरा देते हुए जोई को कुछ आहट महसूस होती है, जिस पर वो नीचे हॉल में जाकर देखती है तो वो सिर्फ एक पुरानी खिड़की होती है जिसके वो पर्दे हटा देती है। फिर वो रिकल के पास जाती है और वो दोनों इस बात पर आमादा होते हैं कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे क्योंकि वो बाकी सब पर भरोसा नहीं करते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम डीन को देखते हैं जो कि बेसमेंट में कुछ लेने के लिए आया है। अचानक किसी को शोर सुनाई देता है। जब वो चेक करता है तो सिर्फ चूहा होता है। जैसे ही वो पलटने लगता है कोई उसे पैरों से घसीट कर दूर ले जाने लगता है, जिस पर वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। सैमी उसकी आवाज सुन लेती है और चेक करने जाती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता कि अचानक ही उसे सामने ही डीन बैठा नजर आता है। जब वो
गलती से उसके चेयर पे पाँव मारती है तो डीन का सर गिर के उसके हाथों में आ जाता है, जिससे वो डर के चिल्लाने लगती है और सब नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। फ्रैंक सैमी पे इल्जाम लगाता है कि उसने ही डीन को मारा है इनाम की रकम हासिल करने के लिए, लेकिन सैमी मना कर देती है और लाश को देखकर लग रहा होता है कि किसी वहशी जानवर ने उस पर हमला किया है। तब रिकल इसी तरह का एक और वाकया बताता है जिसमें अथॉरिटीज ने जब लजार के हिटमैन को पकड़ा था तो उसके ऑफिसर्स के भी इसी तरह से चीथड़े उड़ा दिए गए थे, जबकि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो सब ऊपर एबिगेल को चेक करने जाते हैं जो कि अभी तक अपने कमरे में मौजूद थी। इसके बाद रेकल कहता है कि वॉल्डीज इसी हवेली में कहीं मौजूद है और इसलिए वो और जूई यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जूई वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है, जिस पर रेकल वहाँ से अकेले निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेकल मेन गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो बाहर से सील है। वो जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर सब बेसूद। उसके बाद पीटर भी ट्राई करता है लेकिन डोर अनलॉक नहीं होता। इतनी देर में इन सबको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और इन्हें एहसास होता है कि हवेली सील हो रही है और वो इसके अंदर कैद हो चुके हैं। रेकल भागकर ऊपर जाता है और देखता है उसकी गन वहाँ पर मौजूद नहीं होती, वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद जोई जल्दी से एबिगेल के कमरे में जाती है ताकि वो उससे कंफर्म कर सके कि वो कुछ छुपा तो नहीं रही, जिस पर एबिगेल रोते हुए उसे बताती है कि फ्रैंक ही वॉल्डीज है और अगर इसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार देगा। इसके बाद जोई बाहर जाके ये बात रेकल को बताती है और वो ये फैसला करते हैं कि वो फ्रैंक को मार देंगे, जिसके लिए वो अपने हथियारों को लोड करते हैं। वो नीचे जाने ही लगते हैं कि जोई को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर रेकल को देखती है तो वो एक जगह पर स्टिल खड़ा होता है। जोई उसके पास जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और उसकी वही मौके पर डेथ हो जाती है। फिर जोई गन लेकर नीचे जाती है और फ्रैंक से पूछती है कि उसने रेकल को क्यों मारा, जिसमें फ्रैंक इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उल्टा उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। जोई बताती है कि एबिगेल ने उसे सारी सच्चाई बता दी है कि फ्रैंक ही वॉल्डीज है, जिस पर फ्रैंक जोई को स्टूपिड कहता है और एबिगेल को मारने का फैसला करता है और इस काम में पीटर वॉलंटरीली फ्रैंक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ये काम करेगा क्योंकि ये उसकी जॉब है। जोई ये सुनकर पीटर को धमकाती है और कहती है कि वो उसे मार देगी अगर उसने एबिगेल को कोई नुकसान पहुंचाया तो। पीटर भागता हुआ ऊपर जाता है और जोई उसके पीछे जाती है। पीटर जैसे ही एबिगेल पर गन तानता है जोई उससे गन छीन लेती है और फ्रैंक से कहती है कि अगर वो हिला भी तो पीटर को मार देगी। अब जब ये ग्रुप आपस में लड़ रहा होता है तब हम देखते हैं कि एबिगेल के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए हैं और उसकी आंखों में नाउम्मीदी उतर आई है। वो बहुत आराम से अपने हाथ से हथकड़ी निकालती है जिसे देखकर सारा ग्रुप हैरान रह जाता है। इसके बाद वो हमला करके पीटर को पकड़ लेती है मगर फ्रैंक एबिगेल के सर में गोली मार के उसे दूर गिरा देता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता और वो फौरन दोबारा से उठ जाती है। जोई उस पर काफी बार शूट करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। वो एबिगेल को जल्दी से कमरे में बंद करके नीचे चले जाते हैं। पीटर कहता है कि वॉल्डीज वहाँ नहीं है, जिस पर फ्रैंक गुस्से में कहता है कि एबिगेल ही वॉल्डीज है। तब इन्हें असली मुसीबत का एहसास होता है कि इनका पाला एक आम बच्ची से नहीं बल्कि एक वैम्पायर से पड़ा है। अब वो उसे मारने के तरीके सोचने लगते हैं। तब इन्हें याद आता है कि वैम्पायर गार्लिक, स्टेक, क्रॉस और धूप से डरते हैं। इसके बाद पीटर स्टेक लेने जाता है और सैमी गार्लिक लेने। अब वो सब ऊपर एबिगेल को मारने जाते हैं मगर जोई उनके साथ नहीं जाती। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एबिगेल डीन की सरकटी लाश के साथ डांस कर रही है। सैमी गार्लिक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है मगर एबिगेल इसे सूंघ कर दूर फेंक देती है और सैमी को मारने लगती है। पीटर स्टेक के साथ आता है लेकिन एबिगेल उस पर काबू पाकर उसके क्रॉस से उसके सीने पे वार करने लगती है। फ्रैंक भी हमला करता है मगर एबिगेल उसका स्टेक उसके पाँव में घोंप देती है। फिर वो सब नीचे आ जाते हैं जहाँ पर जोई उनकी मरहम पट्टी करती है और वो मशवरा देती है कि इन्हें ट्रैंकुलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए एबिगेल को बेहोश करने के लिए, क्योंकि पहली बार ट्रैंकुलाइजर लगाने पर भी एबिगेल वाकई बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो सब अलग अलग होकर एबिगेल को हवेली में ढूंढना शुरू कर देते हैं। सैमी कुछ गैर मामूली नोट करती है। जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ बेड्स के होने की वजह से वो घबरा कर स्लिप हो जाती है और लाशों से भरे पूल में जा गिरती है। जोई उसकी मदद के लिए भागती है जबकि दूसरी तरफ एबिगेल पीटर के सामने आ जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। अब जोई सैमी को छोड़ पीटर की हेल्प के लिए जाती है। पीटर भागते हुए अपने पीछे एक दरवाजा बंद करता है जिसे एबिगेल बहुत आराम से तोड़कर बाहर निकल आती है। अचानक फ्रैंक एक और दरवाजा खोलता है जो कि गलती से पीटर को लग जाता है, जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है। अब एबिगेल पीटर को छोड़ फ्रैंक के पीछे जाती है। फ्रैंक जख्मी पाँव के साथ भागने की कोशिश करता है मगर एबिगेल उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है और उसे गले से दबोच लेती है। जोई कोशिश करती है कि वो एबिगेल को इंजेक्शन लगा दे मगर एबिगेल उसे धक्का देती है जिससे कि इंजेक्शन दूर जा गिरता है। सैमी फ्रैंक की मदद के लिए आती है मगर एबिगेल उसके हाथ पर काट लेती है और अब एबिगेल फ्रैंक को पाँव से पकड़कर हवा में उड़ने लगती है।
ये देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं। इतनी देर में पीटर उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है और जोई जल्दी से किसी तरह इंजेक्शन उठाकर उसे लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो सब उसे एक पिंजरे में बंद करके उसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही एबिगेल के हवास बहाल होते हैं तो वो बहुत मासूमाना अंदाज से उनसे अपने बुरे रवैये की माफी मांगने लगती है, जिस पर कि वो सब उसे ड्रामा बंद करने का कहते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एबिगेल सिर्फ मासूम बन के उनकी हमदर्दी हासिल करना चाहती थी। उसके बाद एबिगेल ग्रुप के हर मेंबर के बारे में डिटेल से बताती है और उनकी असल नाम और पहचान भी रिवील करती है। और वो ये भी बताती है कि ग्रुप के हर मेंबर ने किसी न किसी तरह उसके फादर को बिजनेस में नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से एबिगेल उन्हें अपने फादर का दुश्मन समझती है और उन्हें मारकर अपने फादर को खुश करना चाहती है। फिर एबिगेल उन्हें धमकाते हुए ऑफर देती है कि अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो वो किसी भी 2 लोगों को जिंदा छोड़ देगी, जिस पर पीटर अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे का लॉक खोलने लगता है और जोई ये देखकर उसके ऊपर फायर कर देती है। जोई उसका हथियार ले लेती है और फिर सैमी के साथ उसे ऊपर ले जाती है मरहम पट्टी करने के लिए और फ्रैंक को पीछे एबिगेल के पिंजरे का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाती है। फ्रैंक वहाँ बैठे बैठे एबिगेल से बाहर जाने का रास्ता पूछता है और वादा करता है कि बताने पर वो उसे रिहा कर देगा। एबिगेल उसे बताती है कि लाइब्रेरी में एक खुफिया दरवाजा है और वो एक किताब से खुलता है, जिससे कि वो लोग बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक पिंजरे के दरवाजे के पास आता है, मगर बजाय उसे खोलने के वो उसे बंद करके चला जाता है। और गुस्से में एबिगेल दरवाजा तोड़कर डांस करती हुई फ्रैंक की तरफ बढ़ने लगती है। इतनी देर में जोई भी वहां जाती है और वो विंडो के ऊपर लगी हुई सील तोड़ने लगती है, जिससे कि सूरज की रोशनी सीधी एबिगेल के ऊपर पड़ती है और इसका हाथ झुलस जाता है। वो दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो सब भागकर लाइब्रेरी में आ चुके होते हैं और खिड़की से आती हुई धूप के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये वही खिड़की होती है जिसका पर्दा पिछली रात जोई ने हटाया होता है। सैमी धूप के नीचे आने से पहले चेक करती है कि कहीं वो वैम्पायर में तो नहीं बदल जाएगी, मगर खुशकिस्मती से वो अब भी इंसान होती है। फ्रैंक एक बुक को बाहर निकालता है, उसे उम्मीद होती है कि अब कोई खुफिया दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कि वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और जोई उसे देखकर तंजिया मुस्कुराती है। फिर जोई भी रास्ता तलाश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद सैमी आइडिया देती है कि वो घर के लॉक्स को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर्स में अच्छी है तो ये काम कर लेगी, जिसके लिए इन्हें पावर रूम को ढूंढना होता है। पीटर सैमी के साथ जाता है, जबकि फ्रैंक और जोई मिलकर हवेली में पावर हाउस ढूंढने लगते हैं। जब सैमी और पीटर ढूंढ रहे होते हैं तब सैमी का जख्म एकदम भर जाता है और वो एक वैम्पायर में बदल जाती है। एबिगेल सैमी की बॉडी को कंट्रोल करके पीटर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सैमी फ्रेंड और जोई को मदद के लिए बुलाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, जोई सैमी को देखकर मोहतात हो जाती है और वो उसको अपनी तरफ पलटने का कहती है। और जैसे ही सैमी पलटती है तो वो देखते हैं कि वो एक वैम्पायर बन चुकी है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर धूप में पनाह लेते हैं। जैसे ही सैमी उनकी तरफ है, जोई ट्रे उठाकर धूप का रिफ्लेक्शन उसकी तरफ करती है, जिससे कि वो वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। अचानक ही लाइब्रेरी में एक खुफिया दरवाजा खुलता है। वो दोनों डरते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक पावर रूम है और लैम्बर्ट वहाँ पर मौजूद है। वो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि वो भी एक वैम्पायर है। लैम्बर्ट कहता है कि वो फ्रैंक को इस कमरे में एक डील करने के लिए लाया है। जब बीच में जोई मुदाखलत करती है तो वो उसका गला दबोच लेता है और फ्रैंक को वैम्पायर बनने की ऑफर करता है। वो कहता है कि वो और फ्रैंक मिलकर एबिगेल और उसके फादर को मार देंगे और उसके बाद उसके फादर की वैम्पायर की सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। पहले तो फ्रैंक मना करता है कि वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके बाद लैम्बर्ट उसे कहता है कि फ्रैंक को पूरी आजादी हासिल होगी। ये सुनकर वो लालच में आ जाता है और वैम्पायर बनने के लिए राजी हो जाता है। लैम्बर्ट उसकी गर्दन पे काटता है और फिर अपना हाथ काट कर अपना खून फ्रैंक को पिलाता है, जिसे पीकर वो एकदम खून की उल्टियां करने लगता है और बाद में मुकम्मल तौर पर वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। जोई को जिंदा देख लैम्बर्ट फ्रैंक को जोई को खाने की दावत देता है, मगर फ्रैंक जोई को खाने के बजाय लैम्बर्ट के सीने में स्टेक से हमला करता है, जिससे कि वो उसी वक्त एक्सप्लोड होकर मर जाता है। इतनी देर में एबिगेल भी वहाँ आ जाती है और फ्रैंक को वैम्पायर बनी देख के वो मुस्कुराती है। वो जैसे ही फ्रैंक पर हमला करने लगती है तो फ्रैंक उसे ही पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काटता है ताकि वो उसका खून पी सके। जोई मौका देखकर हवेली के दरवाजे खोल लेती है और अपना फोन लेकर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगती है, मगर दरवाजे बंद पाकर मायूस हो जाती है और अपने बेटे के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो अपने बेटे को अकेला छोड़ने पर अफसोस का इजहार करती है। फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है। जोई उस पर हमला करती है, मगर फ्रैंक उसे पकड़कर हॉल में फेंक देता है। वो उसे पकड़ता है और बार बार दीवारों से पटकता है जैसे कि वो कोई बॉल है। आखिर में वो उसे गर्दन से दबोचकर फ्लोर पर फेंकता है, मगर अचानक से एबिगेल वहाँ आकर जोई को पकड़ लेती है। एबिगेल जोई से रिक्वेस्ट करती है कि वो फ्रैंक को मारने में उसकी मदद करे और वादा करती है कि वो
बदले में वो उसकी जान बख्श देगी। अब वो दोनों मिलकर फ्रैंक का मुकाबला करती हैं। एबिगेल बार बार फ्रैंक को काटने की कोशिश करती है, जबकि जोई एक लोहे की रॉड से उसके साथ लड़ती है। फ्रैंक खुद को एबिगेल की गिरफ्त से छुड़वाता है और उसको जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सी हड्डियां टूट जाती हैं। उसके बाद वो जोई की तरफ बढ़ता है और उसके कंधे में लोहे की सलाख घुसाकर उसे दीवार से फंसा देता है। इतनी देर में एबिगेल दोबारा उठती है और फ्रैंक पर हमला करने लगती है, मगर वो बहुत आराम से उसे पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है। अपना जालिमाना फेल जारी रखते हुए फ्रैंक जोई को रॉड में से खींचता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर वो उसे काट कर अपनी कठपुतली बना लेता है और वो एबिगेल को स्टेक से मारने के लिए जोई को ऑर्डर देता है। जोई फ्रैंक को अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं करने देती और मुड़कर उसी पर वार कर देती है, मगर फ्रैंक उसे जोर से दूर फेंक देता है। एबिगेल मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक को कमजोर करने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेती है। मौका देखकर जोई आयरन रॉड फ्रैंक के मुंह में घुसा देती है और उसे मोड़कर उसकी गर्दन को तोड़ देती है। फ्रैंक जख्मी होने के बावजूद एबिगेल के हमले को रोकता है, लेकिन आखिरकार एबिगेल और जोई दोनों मिलकर स्टेक फ्रैंक के सीने में घोंप देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जोई फिक्रमंद होकर एबिगेल से पूछती है क्या वो भी वैम्पायर बन जाएगी, मगर एबिगेल उसे यकीन दिलाती है कि फ्रैंक के मरने की वजह से अब वो वैम्पायर नहीं बनेगी, जिसे सुनकर जोई सुकून का सांस लेती है। अब दोबारा रात के अंधेरे छाने लगते हैं। जोई जैसे ही हवेली से बाहर निकलने लगती है, वो लजार से टकरा जाती है। लजार उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एबिगेल बीच में आ जाती है और अपने फादर को बताती है कि जोई ने ही उसकी जान बचाई है। एबिगेल के इसरार पर लजार जोई की जान बख्श देता है और फिर जोई अपने बेटे कैलिब को ढूंढने के लिए वैन में बैठकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। क्रिमिनल्स के पूरे ग्रुप में अकेली जिंदा बचने वाली जोई ही होती है और इसके साथ ही कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।